नाज़रीन, मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ते बढ़ते 15,289 हो गए हैं। 335 अफराद जान की बाजी हार चुके। कोरोना का एक मरीज औसतन ढाई अफराद में यह मर्ज मुंतकिल करता है। यानी कोरोना का सिर्फ एक मरीज एक हफ्ते में 160 अफराद को बीमार कर सकता है। मर्ज का इलाज तो अभी तक नहीं है, लेकिन आलमी इदारे सेहत ने इससे बचाव के लिए 3 तरीके बताए। वो 3 तरीके नाज़रीन के टेस्ट करवाएं और मजीद टेस्ट करवाएं। ज्यादा लोगों को टेस्ट करने का फायदा ये होता है कि बीमार अफराद को सेहतमंद अफराद से अलग कर दिया जाता है। अगर कोरोना का एक मरीज एक हफ्ते में 160 अफराद को बीमार करता है तो अलग किए जाने के बाद वो ये मर्ज फैला नहीं सकेगा। हमें बार बार हुकूमत की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट की तादाद बढ़ा रहे हैं। 7 अप्रैल को वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा था कि अप्रैल के आखिर तक 25,000 टेस्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अप्रैल का महीना खत्म होने को आ गया है। 25,000 तो एक जानिब नाज़रीन हमारे यहाँ तो सिंध को छोड़कर रोजाना की बुनियाद पर 2,500 टेस्ट भी नहीं किए जा रहे, बल्कि सिंध के सिवा दीगर तमाम सूबों में कोरोना की तशखीस के लिए किए जाने वाले टेस्ट में कमी आई है। कोरोना के हवाले से जो हुकूमत की वेबसाइट है वो बता रही है कि एक हफ्ते से सबसे ज्यादा टेस्ट सिंध में हो रहे हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 3,000 यौमिया है, जबकि पंजाब जिसकी आबादी पूरे मुल्क की आबादी का निस्फ है, वहां रोजाना की बुनियाद पर 2,000 के करीब टेस्ट किए जा रहे हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में यौमिया तकरीबन 1,000 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि बलोचिस्तान में यह तादाद 300 और इस्लामाबाद में 400 है। 24 अप्रैल को पंजाब में 2,089 टेस्ट किए गए। इससे अगले दिन यानी 25 अप्रैल को 1,755 टेस्ट हुए। इससे अगले दिन यानी 26 अप्रैल को इससे भी कम टेस्ट हुए, सिर्फ 1,500 अफराद को टेस्ट किया गया। फिर 27 अप्रैल को 1,795 टेस्ट किए गए। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में 24 अप्रैल को 1,144 टेस्ट किए गए, तो 28 अप्रैल को सिर्फ 812 टेस्ट हुए। यही सूरत हाल दीगर सूबों और इस्लामाबाद की है नाज़रीन। इस्लामाबाद में अगर 24 अप्रैल को 540 टेस्ट किए गए तो 28 अप्रैल को 458 टेस्ट किए गए। और टेस्ट की तादाद में कमी से मुतालिक हुकूमत 20 अप्रैल से आगाह थी, क्योंकि मुशीर सेहत जफर मिर्जा उस वक्त भी कह रहे थे कि वो टेस्ट में आने वाले डिप को देख रहे हैं। के चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि पाकिस्तान ने रोजाना 30,000 कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली है। फिर क्या वजह है कि रोजाना की बुनियाद पर 30,000 टेस्ट की सलाहियत के बावजूद पहले से होने वाले टेस्ट भी कम कर दिए गए? पंजाब के वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने इसका जवाब यह दिया कि वो सैंपलिंग के तरीकाकार को बदल रहे हैं, जिसके बाद टेस्ट की तादाद फिर बढ़ा है। पंजाब यास्मीन राशिद का यह भी कहना है कि सैंपलिंग का तरीकाकार बदल देने के बाद से पंजाब में रोजाना 12 से 13,000 टेस्ट किए जा सकेंगे। कैपेसिटी ना बढ़ने पर नून लीग की जानिब से भी हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 2 हफ्ते लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल करा के रोजाना की बुनियाद पर 20 से 25,000 टेस्ट किए जाते। टेस्टिंग बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है वैसे वैसे केसेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल कहा था कि सिंध में वायरस के फैलाव में कमी आई, लेकिन आज वो बता रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 404 लोग मजीद मुतासर हुए और ये अब तक की सबसे ज्यादा तादाद। एक जानिब टेस्ट कम हो रहे हैं, दूसरी जानिब जिन हुक्मरानों ने टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाई है वो खुद दीगर एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार नहीं कर रहे। बगैर मास्क पहने और बगैर हाथों पे दस्ताने चढ़ाए फोटो सेशन की खातिर इस तरह का खिलवाड़ किया गया बच्चों की जिंदगी। अब संजीदगी का अंदाजा लगा। और अगर ऐसा ही है नाज़रीन जैसा कि कहा जा रहा है, यानी रोजाना 30,000 टेस्ट करने की सलाहियत हम हासिल कर चुके हैं, हासिल कर भी ली जाए तो ये किस हद तक फायदेमंद साबित होगी? बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब से। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। हमने पूछा कि आपने टेस्ट क्यों कम कर दिए, अब जवाब हमें यह मिल रहा है सर कि हम सैंपलिंग के तरीके कार को बदल रहे हैं। सर ये जो पहले टेस्ट कर रहे थे वो किस तरीके कार से कर रहे थे, उसका फायदा हो रहा था नुकसान हो रहा था, और अब अगर सैंपलिंग के तरीके कार को बदलेंगे वो तरीकाकार होगा क्या सर? मतलब उससे फर्क क्या पड़ेगा? और ये 1-2 महीने के बाद याद आया कि ये सैंपलिंग का तरीकाकार ठीक नहीं है, हम स्विच कर जाएं किसी और तरीके पर। अली, अगर आपको याद हो, अगर आप आर्काइविंग कर सको तो आपके ही प्रोग्राम में हमने ये गवर्नमेंट को प्रपोजल दी थी कि वो पूल्ड सैम्पलिंग करे
और उस वक्त ये डिस्कस हुआ था आपके साथ कि पूल्ड सैंपलिंग के क्या फायदे होते हैं। देखें, जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी हो, किट्स की कमी हो, लैब्स की कमी हो, वहाँ पे और यील्ड कम हो, यील्ड लेस देन 5% या 7% के करीब हो, तो वो एक सेंस बनती है कि आप पूल्ड कर लें सैंपल्स, यानी कि आप 10-10 का बैच बना लें। जो आपका वायरस ट्रांसफर मीडियम है जिसको VTM कहते हैं, वो उसमें 4 या 10 स्वाब्स आप 10 मरीजों से लेके एक ही VTM में एक टेस्ट कंसिडर कर लें, तो उसका RT-PCR कर लें बैचेस में। तो आप 100 बैचेस के 10 बैचेस में करेंगे, यानी 10 टेस्ट रन करेंगे तो आप 100 बंदों को स्क्रीन कर लेंगे। अगर वो सैंपल सपोज 2 बैचेस में पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर आप इंडिविजुअल सैंपलिंग कर लेंगे उनकी इंडिविजुअल, ताकि आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आपके फिर भी कैपेसिटी तकरीबन 8 to 10 टाइम्स इन्हांस हो जाएगी विद सेम रिसोर्सेज, विद सेम मशीन, सेम अपना किट्स जो हैं। तो ये हमने पहले भी कहा था, लेकिन और हमें जब आपके प्रोग्राम के बाद शौकत खानम ने और बहुत सारे इदारों ने ये करनी शुरू कर दी थी पूल्ड सैंपलिंग, और ये दुनिया में रिसोर्स स्ट्रक्न कंट्रीज में हो रही है, और इससे आप काफ़ी हद तक अपनी कैपेसिटी इन्हांस कर देते हैं। और अब पंजाब ने भी, जिसको वो स्मार्ट सैंपलिंग कहते हैं, वो एग्जैक्टली यही चीज़ है, और ये बहुत अच्छा हुआ है कि उन्होंने ये अपना लिया है। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि विद द सेम रिसोर्सेज ये तकरीबन 5 to 6 टाइम ज़्यादा सैंपल्स कर सकेंगे टेस्ट। और इसका एक और बहुत फायदा होगा कि ये अभी तक पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में हमने कोई ऐसी सैंपलिंग नहीं की जो पॉपुलेशन बेस्ड हो, या जिसको हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा सर, इस पूरे जो पूल्ड सैंपलिंग है, एक तो मैं चाहूंगा कि मुझे तो समझ आ गया एग्जैक्टली ये होता क्या है, थोड़ा सा इसको सहल करके आम अल्फाज में आम लोगों के लिए बता दीजिएगा, और साथ में ये भी ऐड कीजिएगा डॉक्टर साहब कि क्या इसमें मार्जिन ऑफ एरर रहता है, क्योंकि हमने तो देखा है कि हमारे यहाँ अगर इंडिविजुअल सैंपलिंग जो की गई थी, एक एक बंदे का सैंपल लेके और टेस्ट किया गया था, वहां पर भी एरर्स आ गए थे। किसी का पहले नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव निकल आया, किसी का पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हो गया। तो जब पूल सैंपलिंग होगी तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर कितना रहेगा सर? देखिए अली, इसमें ये जो हम RT-PCR कर रहे हैं नेजोफरेंजियल स्वैब से, इस पे इंटरनेशनली जो फॉल्स नेगेटिविटी है वो अराउंड 15 से 20% है, एंड आई सपोज कि हमारी उससे भी ज्यादा है। ये सारा डिपेंड करता है कि जो आपकी सैंपलिंग कर रहा है, पैरामेडिकल डॉक्टर, नर्स कर रही है, जो सैंपल ले रही है, वो कितना अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रोटेक्टेड फील करती है। क्या उसने फेस मास्क पहना हुआ है, क्या उसने गॉगल्स पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, PPE पहनी हुई है, एंड शी फील्स एट फुली सिक्योर, सो वो पेशेंट के करीब होके उसके नेजोफेरिंग से स्वाब ले ले। और हमारी ये रिकमेंडेशन है कि 3 स्वाब्स लिए जाएं हर मरीज से, एक राइट नॉस्ट्रिल, एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल और एक ओरोफेरिंग से, और तीनों को एक ही VTM में डाला जाए ताकि उसको एक सैंपल आप कंसिडर करें। जहां तक फॉल्स पॉजिटिविटी का सवाल है, फॉल्स पॉजिटिव इसमें बहुत कम चांस है, 1 to 2%। जहां तक आपका सवाल था कि पूल्ड सैंपल से ये एरर बढ़ जाएगा या नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये वायरस का अगर हमें एक पोर्शन भी मिल जाए, बिल्कुल बहुत थोड़ा पोर्शन मिल जाए, 5% वायरस का स्ट्रक्चर मिल जाए, RNA मिल जाए, तो उसको हम इजीली एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो इसको करना ही हमने PCR मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका नाम ही एम्पलीफिकेशन है। तो वो एम्पलीफाई हम कितना भी इसको जब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो एम्पलीफाई करना कोई इशू नहीं है, दैट इज ए टेक्निकल प्रॉब्लम। उसके बाद हमें इंडिविजुअल सैंपलिंग जरूर करनी पड़ेगी उन 10 सैंपल्स की, कि जो एक कंटेमिनेट हुआ है सैंपल वो किस फर्द का हुआ है। लेकिन मैं इसका हाइंड साइड ये बता दूं कि जब मेरी और आपकी डिस्कशन ये कुछ देर 2 हफ्ते पहले हुई थी, तो उस वक्त हमारा यील्ड रेट था 4 to 5%, उस वक्त बहुत फायदा था। अब हमारा अनफॉर्चुनेटली यील्ड रेट चला गया 7 to 8%। तो इस वक्त इसका फायदा कम होगा, क्योंकि आपको जाहिर है जब 3 बैचेस पॉजिटिव मिलेंगे तो 30 आपको सैंपल वहां करने पड़ेंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये यील्ड रेट क्रॉस करता है 10% to 12%, फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा में ये पूल्ड सैंपलिंग या स्मार्ट सैंपलिंग का। तो इसका एक टाइम विंडो होता है, उसी में आपने अगर एक्ट करना है तो आपको फायदा होगा, लेकिन जब आपका वो टाइम विंडो खत्म हो जाएगा तो फिर इतना फायदा नहीं। अभी मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए इस वक्त इक्वेशन के अंदर जो इन्होंने बैन लगाया हुआ है जो एंटीबॉडी टेस्टिंग पे, वो बैन फौरन उठाएं और वो इंट्रोड्यूस करें। अच्छा। वो सैंपलिंग भी बहुत आसान है, वो एक फिंगर प्रिक से जैसे ग्लूकोज चेक करते हैं उस तरह है, और वो दुनिया में अब हो रही है।
आई डोंट नो कि यहाँ पे क्यों एनडीएमए या किसी ने इन्होंने बैन क्यों लगाया हुआ है? मेरी ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो इस उसमें बारे अच्छी में और बुरी उन्होंने भी एंडोर्स किया इस प्रोसीजर को, तो इन्होंने बैन क्यों लगाया हुआ है? आप व्हाट डू यू थिंक कि क्या मसला हो सकता है कि गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है सर इस पे? मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त जब ये शुरू पे वबा आई, हर किसी ने अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखी। मैंने और आपने शायद ये अपॉर्चुनिटी देखी कि हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें, अल्लाह ताला खुश होंगे और इस जान छूटेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिटेरिंग की, तो इतनी फ्लड हो गई मार्केट सब स्टैंडर्ड आईजीएम आईजीजी टेस्टिंग की जो स्ट्रिप्स हैं उनसे, कि शायद उन्होंने उस वक्त उस मौके पे सही किया। अब उनको करना ये चाहिए कि एफडीए अप्रूव्ड कंपनीज हैं, बहुत यूरोपियन अप्रूव्ड कंपनीज हैं, सीई अप्रूव्ड कंपनीज हैं, ये सिलेक्ट कर लें और सिर्फ उन कंपनीज की किट्स को आने दें, इंपोर्ट होने दें, और वो एक बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है। और उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो अब एक परसेप्शन ये भी बन रहा है कि जी जिसको एक दफा कोरोना हो गया उसको बेफिक्र हो जाए, वो ऑटो वैक्सीनेटेड हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों को विद इन पाकिस्तान, मेरे अपने मरीजों को मैं देख रहा हूं कि रिलैप्स हुई है, और रिलैप्स इज यूजुअली मोर सीरियस। तो उस टेस्टिंग से हम ये भी देख सकेंगे कि उनमें एंटीबॉडीज कितनी हैं और क्या वो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं जो हम प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा ताज शमसी साहब और मैं स्टडी कर रहे हैं, जो हम देना चाहते हैं। उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि जो कॉन्वलेसेंट हो गया है, जो मरीज रिकवर हो गया, क्या उसकी बॉडी में इतनी क्वालिटी और क्वांटिटी है एंटीबॉडीज की कि हम हार्वेस्ट कर सकें। इसलिए एज सेड ऑलवेज कि वी आर स्टिल लर्निंग। अभी भी हमारा लर्निंग कर्व कोविड-19 का बहुत ज्यादा स्टीप है, एंड वी आर एवरी डे लर्निंग अ लॉट। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब इसका हल क्या है? आपने कहा कि ये जो पूल सैंपलिंग का मौका था वो जा चुका, अब वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो पहले आ सकते थे अगर चंद हफ्तों पहले किया जाता। सर, सैंपलिंग की हमारी जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है वो बहुत कम है, मतलब 22 करोड़ की आवाम है और चंद हजार की सैंपल टेस्टिंग कैपेसिटी है। अब किया जाए सर इसका? देखें अली, जो दुनिया ने अपने लिए मेयार सेट किया है, आई विल से कि बहुत सारी दुनिया के ममालिक ने 2% ऑफ द पॉपुलेशन को किया है सैंपल। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का वैक्सीन का इंतजार हमें करना होगा, लेकिन नाजरीन, डॉक्टर शमसी के पास एक और तरीका है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि प्लाज्मा के जरिए ट्रीट कर सकते हैं। अब प्लाज्मा के जरिए हम एंटीबॉडीज के जरिए हम ये भी जान सकते हैं कि किसको कुव्वत मदाफियत हासिल है कोरोना के खिलाफ, किसको नहीं है, और ये काम भी चुटकियों में होगा, दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पूछेगा डॉक्टर शमसी से इस वक्फे के बाद। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार करने का अमल जारी है। दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ यही है कि किसी तरह कोरोना का इलाज दरियाफ्त किया जाए, और जब तक इलाज नहीं हो जाता ज्यादा से ज्यादा आबादी को टेस्ट किया जाए और बीमारों को अलग कर दिया जाए, ताकि बीमार अफराद तंदुरुस्त अफराद तक ये बीमारी मुंतकिल न करें। यही वजह है कि इस बात का मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी शख्स में वायरस मौजूद है। कोरोना की तशखीस के लिए जो टेस्ट किया जा रहा है इसे स्वैब टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में मरीज की नाक या गले से नमूना लिया जाता है, फिर इसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है कि कोरोना का जीनियाती मवाद मौजूद है या नहीं है। इस टेस्ट के नताइज आने में वक्त लगता है, लेकिन अब बरतानवी माहिरीन ने ऐसी टेस्ट किट तैयार की है जो सिर्फ 20 मिनट में नताइज दे सकती है। इसी वजह से इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। इस टेस्ट में किसी भी जिस्म में मौजूद एंटीबॉडीज का टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, किस तरह काम करेगा, इसको समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि एंटीबॉडीज होती क्या है। होता यह है कि जब किसी भी जिस्म में वायरस दाखिल होता है तो जिस्म इसका मुकाबला करने के लिए अपने मदाफियाती निजाम को हरकत में लाता है, उसका इम्यून सिस्टम हरकत में आता है। वायरस का जो मादा होता है इसे एंटीजन कहा जाता है। इस एंटीजन को खत्म करने के लिए जिस्म मुख्तलिफ किस्म के मदाफियाती मादे बनाता है। जो इंसानी जिस्म में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो वायरस का मुकाबला करते हैं। अब मदाफियाती खुलिये और मादा पैदा करते हैं, मजीद मादा पैदा करते हैं, तो एंटीबॉडीज भी खून के अंदर बनने वाला ऐसा मवाद या प्रोटीन जिसे कह ले वो जरासीम को वो तल्फ करती है। ये कुछ हफ्ते तक जिस्म में रहती है, और जब मरीज सेहतयाब हो जाता है तो एंटीबॉडी भी गायब हो जाती है। नाज़रीन, इसके साथ कि वायरस तल्फ करने के बाद इस
अब जिस्म में इसकी जरूरत नहीं है। तो अब आते हैं इस बात पर कि एंटीबॉडी टेस्टिंग कैसे होगी और इससे वायरस का पता कैसे चलेगा। इसके लिए किसी भी मुश्तबे शख्स के खून का नमूना लिया जाएगा और अगर खून में एंटीबॉडीज पाई गई तो इसका मतलब होगा इस शख्स पर वायरस हमला आवर हुआ। जर्मनी, नीदरलैंड और अमेरिका में एंटीबॉडी टेस्ट किए भी गए, जिससे मालूम हुआ कि कई इलाकों में आबादी के 2% से लेकर 30% तक अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में हर 7 में से 1 फर्द में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी पाई गई। अगर इसे न्यूयॉर्क की आबादी के हिसाब से देखा जाएगा तो अंदाजन 27 लाख अफराद सिर्फ न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। इसी वजह से एंटीबॉडी टेस्ट को गेम चेंजर कहा जा। इससे पहले यह भी ख्याल किया जा रहा था कि वैक्सीन की तैयारी के लिए कम से कम 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ताहम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने कहा है कि वो वक्त से पहले वैक्सीन तैयार कर लेंगे। इस वैक्सीन का पहला इंजेक्शन यूनिवर्सिटी के जीन्स इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। इसकी आजमाइश में भी वक्त से पहले शुरू होगी। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक साइंसदान इस वैक्सीन को मई के आखिर में 6000 से ज्यादा अफराद पर आजमाएंगे। साइंसदानों का कहना है कि अगर सब कुछ प्रोग्राम के मुताबिक हुआ तो सितंबर तक 10 लाख वैक्सीन डोजेस तैयार हो जाएंगी। मजीद इस पर हम बात करेंगे। साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर शमसी साहब से, और आप पाकिस्तान के वो पहले डॉक्टर हैं नाज़रीन जिन्होंने प्लाज्मा के जरिए एंटीबॉडीज क्रिएट करके और फिर कोविड-19 से लड़ने की तजवीज दी थी। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ये तरीका कार है टेस्टिंग का किस हद तक मुफीद साबित होगा पाकिस्तान में? अगर इसको हम आजमाते हैं तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन और हालात के हिसाब से हमें किस तरह यह कारआमद साबित हो सकेगा? ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये बताता है कि किसी शख्स के अंदर कोरोना के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी है, चाहे उसको शदीद किस्म का इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे वो टोटली एसिम्प्टोमेटिक रहा हो। और इस ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है माशरे में, ताकि वो अपने अपने कामों पे जाएं और मईशत का पहिया चलाएं। और जिन लोगों में अभी एंटीबॉडी नहीं बनी उनको आप स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए आप उनको घरों में रोक सकते हैं, आप उनको रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगा सकते हैं। देख लीजिए कि अगर यूँ फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर कराची शहर की मैं बात करता हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, करीब 2 करोड़ की आबादी है यहाँ पे। अगर 4% लोग ऐसे यहाँ पे मिल गए हमको एंटीबॉडी टेस्ट के ज़रिए जिनका IgG पॉजिटिव आ गया, तो 2 करोड़ का 4% 8 लाख वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स बट आपकी वर्क फोर्स जो है आपको इंडस्ट्री को चलाने के लिए, कारोबार को चलाने के लिए, मईशत का पहिया घुमाने के लिए सिर्फ कराची शहर में 4% बहुत कम, मैंने मोहतात अंदाज़ा बताया आपको। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इनकी तादाद में इजाफा होता जाएगा, इसलिए कि हम पेंडेमिक में रह रहे हैं। पूरे मुल्क की मिसाल ले लें, 22 करोड़ का मुल्क है तकरीबन। 22 करोड़ का मतलब है कि 40 लाख अफराद जो हैं, तो 4% के हिसाब से वो आपकी वर्क फोर्स दस्तयाब है आपको, लेकिन आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिस किसी का भी एंटीबॉडी टेस्ट मस्बत आ जाए उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाएगी, उसमें इम्यूनिटी आ जाएगी और उससे कोरोना कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये टेस्ट करना मुश्किल है? क्या ये कोई दुश्वार गुजार अमल से गुजरना पड़ता है इस टेस्ट को करने के लिए? बिल्कुल मुश्किल नहीं है अली, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये हमारे जो हेल्थ के जो करता धरता लोग हैं, उन्होंने जिस वक्त ये एपिडेमिक स्टार्ट हुआ, पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, उस वक्त यहाँ पाबंदी लगा दी गई कि RT-PCR के अलावा किसी और तरीके से कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हो सकेगा पाकिस्तान में। तो ये वहाँ तक तो बात ठीक है कि जब आप नए केसेस को डायग्नोस कर रहे हैं, लेकिन जब 2 महीने गुजरने के बाद अब हमें उन लोगों की तलाश है कि जो इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर चुके हैं, लेकिन वो पाबंदी अभी तक लगी हुई है। ये किट्स सारी दुनिया में बन रही हैं और ये दस्तयाब है। ये आपको इम्पोर्ट आपने ख़ुद भी नहीं मंगवानी, जो इसके वेंडर्स हैं, जो इसके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको आप इम्पोर्ट करने की इजाज़त दीजिए। तो जो लेबॉरेटरीज़ हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनको ये टेस्ट करने की इजाज़त दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली लोग जो है खुद भी करवाएंगे, और जो हमारे बिजनेस के जो बड़े इदारे हैं वो अपने अपने वर्कर्स को की फिटनेस को देखने के लिए ये टेस्ट करवाते चले जाएंगे। ये टेस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स को करवाना भी इंतहाई ज़रूरी है, ये हमारे मीडिया के दोस्तों को भी करवाना ज़रूरी है, ये हमारी पुलिस और हमारे जितने भी लोग फ्रंट लाइन पे इस वक्त अपनी इन हालात में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, उन सब
सबको ये टेस्ट करवा के ये मालूम करना ज़रूरी है कि उनमें से किस में आईजीजी बन गई है। आईजीजी बन गई है तो एक तरह की आपकी फिक्र कम हो जाती है। आप ठीक है, आप N95 मास्क ना लगाइए, आप सादा सा मास्क लगा के आपको निकलना पड़ेगा, अपने कामों पे जाइए इत्मीनान के साथ। आपके ऊपर लॉकडाउन कर्फ्यू वाली सूरत हाल आपके ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसको पाकिस्तान में भी तैयार किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पाकिस्तान में कभी आज तक नहीं बनाई गई और ना अभी बनाने का इस वक्त टाइम है। इस वक्त हमें बहुत जल्दी में ये किट्स इंपोर्ट करने की इजाजत हासिल करनी है और जो इंपोर्ट हो उनको पूरे मुल्क की जो लेबॉरेटरीज हैं वहाँ पे इनको इस्तेमाल होने देना है। ये दोनों बातें ज़रूरी हैं। इंपोर्ट करवा ली, इजाज़त नहीं दी तो बेफ़ायदा, और अगर इजाज़त दे दी इंपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट नहीं किया एनडीएमए ने, तो भी बेफ़ायदा। तो ये सारा एक सिंक्रोनाइज एक पूरा प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम जो इस वक्त शदीद परेशानी का आलम है हमारी मईशत के हिसाब से, हम सख्त फिक्र में हैं कि लोग जो है सिर्फ दिहाड़ीदार तबका ही नहीं, जो छोटे कारोबारी लोग हैं जहाँ पर छोटी तनख्वाहों पर लोग काम करते हैं, वो उनको तनख्वाहें कहाँ से मिलेंगी, उनको उनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा। इन सब का पूरे हर घर में हमने रोटी मैसर करने की कोशिश करनी है कि हर कोई घर जो है, कोई पाकिस्तानी भूखा ना सोए, इसकी कोशिश करनी है। उसके लिए ये कुछ रास्ते हैं जिसको इख्तियार करना अगर कर लिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि हमारी मईशत जो है उसमें बेहतरी आनी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ममालिक में भी इसका कामयाबी से इस्तेमाल किया जा रहा है? जी देखिए, 1 महीने पहले ये तरीक़ाकार जो है ये मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी। जर्मनी में ये काम अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू कर दिया गया, यूके में और अमेरिका में, कनाडा में, बहुत सारे ममालिक में ये काम इसी तरह शुरू किया गया और उन्होंने इसको एक तरीके का जिसका टेस्ट हो जाए, पॉजिटिव आ जाए आईजीजी, उसको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है कि अब आप नाउ यू आर फ्री, अब आप आराम से मूव कीजिए, काम कीजिए अपना। आपके ऊपर जो लॉकडाउन की जो पाबंदियां हैं वो अब आपके ऊपर नहीं लागू हो रही। तो ये सिर्फ हम पाकिस्तान में अभी तक समझ में नहीं आया हमारे लोगों को, वहां पर जो हमारे जो दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो ऑलरेडी इस काम को करके और लॉकडाउन की नरमी हम सब। ठीक है, पाकिस्तान में इसको आजमाना चाहिए, करामत तरीकाकार है ये। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शम्सी साहब, आपके वक्त का वक्फा लेंगे नाजरीन। वक्फे के बाद इरशाद भट्टी साहब से पूछेंगे कि वो हुकूमत जो एहतसाब का दावा करती थी, अब अगर नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम होने जा रही है तो क्या वो एहतसाब का वादा पूरा हो पाएगा? इस वक्फे के बाद एहतसाब ब्यूरो ने राजी केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब नोटिफिकेशन के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म कई बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ ने नैब के सवालनामे का जवाब भी नहीं दिया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया जाएगा। दूसरी जानिब नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाकर पुराने पाकिस्तान की तरफ सफर तेजी से गामजन है। नाज़रीन, एहतसाब के सारे वादे आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहे हैं। वादे किए गए थे कि अवाम के लूटे गए अरबों खरबों रुपए वापस लाए जाएंगे, इनसे मुल्क में खुशहाली लाई जाएगी, लेकिन फिर हुआ यह कि एहतसाब की तमाम तर कोशिशों के बावजूद शरीफों जरदारियों से लूटी हुई दौलत की एक पाई तक वापस नहीं लाई जा सकी और उल्टा करप्शन, कमीशन और किकबैक्स की रोकथाम के जो कवानीन थे इनको ही तब्दील करने की कोशिश है। हत्ता कि हुकूमत ने खुद ऐसे कानून बनाए जो लूट के माल को कानूनी छतरी फराहम कर रहे हैं, कभी एमनेस्टी के नाम पर तो कभी तामीराती माफिया को छूट देकर और कभी कारोबारी तबके और सरकारी अफसरों के लिए नैब कानून में तरमीम करके, और अब एक बार फिर नैब के कानून के हाथ बांधे जा रहे की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, खबर यह है कि हुकूमत ने नैब के इख्तियारात में कमी के लिए एक मुसव्वदा तैयार किया जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस लिया जाएगा और नैब ज़िमनी रेफरेंस भी दायर नहीं कर पाएगा। ज़िमनी रेफरेंस के लिए चेयरमैन नैब को अपने इख्तियारात के इस्तेमाल की तहरीरी वजूहात देना होंगी। मुजवज़ा मुसव्वदे के मुताबिक नैब के दायरे कार में टैक्स ड्यूटी के मामलात नहीं होंगे और न ही नैब 1 अरब रुपए से कम करप्शन पर कार्रवाई कर सकेगा। अलबत्ता तमाम इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस मुतल्लिका इदारों को मुंतकिल कर दी जाएंगी। मुबैना मुसव्वदे में कहा गया है कि नैब निजी शख्स के बारे में किसी सरकारी ओहदेदार को माली फायदा या कोई असासा दिए जाने तक कार्रवाई नहीं करेगा। अहलिया, बच्चे, भाई, बहन, बेनामी किरदार जो है वो उसकी कैटेगरी में नहीं आएंगे जब तक के ज़ेरे कफालत अहलिया और बच्चे जाती तौर पर टैक्स फाइलर्स न हो। इसके अलावा नैब ज़ाब्ते की कार्रवाई में खामी, गलत राय या फैसले पर भी अवामी ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। मुसव्वदे के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की
तैनाती वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगी। और सबसे अहम बात यह है कि इस तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। एक जानिब इस मुबैना मुसवदे की खबरें गर्म हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत तरमीमी मुसवदे में इन नुकात से इनकार कर रही है। वज़ीर आज़म के बावन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि मीडिया पर चलने वाला मुसवदा दुरुस्त नहीं, मुसवदे की तैयारी में कुछ दिन या हफ्ते इन नुकात से इनकार तो कर रही है, लेकिन एहतसाब के हवाले से PTI हुकूमत का माजी तजादात से भरा पड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत से पहले और बाद में कई बार कहा था कि वो बाहर से मुल्क की लूटी दौलत वापस लाएंगे और आवाम पर खर्च करेंगे। के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट जनाब इरशाद भट्टी साहब। शुक्रिया सर, आपके वक्त का असर होना तो यही था और उम्मीद भी इसी बात की थी कि लूटी दौलत वापस आएगी, एक एक पाई को वापस पाकिस्तान में लाया जाएगा। लेकिन अब हो यह रहा है कि बजाय जरदारियों से, शरीफों से पैसे वापस लाए जाते, कवानीन में तब्दीली की जा रही है। और कवानीन में तब्दीली भी इस वजह से की जा रही है कि लोगों को मुश्किलात का सामना हो रहा है। सर, ये किन की मुश्किलात है? क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि वज़ीर आज़म बजाय इसके कि इन लोगों से पैसा वापस लेकर आते, वो तो आवाम से पैसा मांग रहे हैं। नहीं, आपने फिक्रा सही नहीं बोला। होना ये नहीं चाहिए था कि पैसा लूटा वापस लाया जाए। ये तब्दीली के कुछ कीड़े थे जो हमारे ज़हनों में थे। होना यही था जो हो रहा है। देखिए, बात शुरू से जब रिवाइंड करते हैं तो नैब कैपेबिलिटीज़, नैब कैपेसिटी इश्यूज़ बिल्कुल हैं, नैब कमियां कोताहियां भी हैं, नैब अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब, बिला इम्तियाज़ एहतसाब प्रॉब्लम्स हैं, नैब हिस्ट्री भी है, नैब डंडी मार एहतसाब भी है। मगर क्या ये इस मुल्क और इस कौम के जो हम कोरोना में घिरे हुए, अल्लाह सब पे रहम करे, मगर क्या किसी इदारे या कोई इदारा जब उसमें खामियां हों, कोताहियां हों, उसे बंद कर देना चाहिए या उसको पर कटा कबूतर बना देना चाहिए या उसके दांत निकाल लेने चाहिए या उसके हाथ पांव बांध देने चाहिए? क्या ये देखिए, ये क्या मुल्क, क्या खूबसूरत मुल्क है। वो मैं अक्सर कहता हूँ, वो पनामा GIT वाले जो सुप्रीम कोर्ट से जानों की जमानत मांग के सिक्योरिटियाँ लेके फिर रहे हैं, वो जाली अकाउंट्स वाले 25 वालियों वाले जिनके ख़ानदानों को ख़तरा है, और वो मुकमुका, वो ढीलें हमारे सामने से, मेरे और अली हैदर आपके सामने से कितने नशेबो फराज गुजर गए। और नैब हुकूमती केस हों तो जुल्फी बुखारी साहब को बुलाया भी नहीं जाता और उनको क्लीन चिट मिल जाती है। और बाख्तियार हो तो हुदैबिया या इवन फील्ड में 2 दिन नैब की टीम बैठी रही लाहौर में, कैप्टन सफदर, मरियम नवाज और नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। हिस्ट्री का पहला केस है जिसमें पेश ही नहीं हुए। नवाज शरीफ साहब को सवालनामे भिजाए जाए तो क्वारंटीन उनमें नहीं पहुंचते, एवन फील्ड क्वारंटीन में। शहबाज शरीफ को बुलाएं तो कमर दर्द हो जाता है। और अगर ये जो हमारे सामने स्विस कहानियां, मैं और आप खप के स्विस कहानियां, दुबई कहानियां, पनामा लीक्स कहानियां, जाली लीक्स करने को तैयार हूं, यहां तो हुकूमत को आहनी हाथ इस्तेमाल करना चाहिए था ना। कमर दर्द होता या सर दर्द होता। ये कैसी हुकूमत है जो बहकावे में आ गई और फिर बाहर भेजने के बाद कहते हैं ओहो हमें तो पता नहीं चला, ये तो बीमार थे ही नहीं, हमने इनको बाहर भेज दिया। वो स्विस कहानियां, दुबई कहानियां, कभी आपने सोचा है वैसे अली हैदर, एक पॉइंट एक सोचा है कि 90% तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, मौलाना फजलुर रहमान, मेरे ताजर, मेरे ब्यूरोक्रेट्स, पूरी ये जो इलीट है, तबका अशराफिया है, ये CPAC पे मुत्तफिक नहीं है, कश्मीर पे मुत्तफिक नहीं है, कोरोना पे मुत्तफिक नहीं है, ये नैब पर मुत्तफिक है। क्यों मुत्तफिक है? सवाल पूछे जाते हैं, ये कहाँ से आए पैसे? कभी आपने सोचा है यार, मैं आज मैं एक दुकान पे गया, 700 रुपये किलो खजूर मुझे मिली, और मैं अभी सारे जर्नलिस्ट कई लोगों से मैं मिल के आया, तो ये एहतसाब के जो इन्वेस्टिगेशन में खुर्शीद शाह साहब वो सारे मुल्क को खजूरें भिजवा रहे थे, वो उनकी, अल्लाह उनको और रिस्क में इजाफा करे, वो खजूरें कहाँ से आई और मुझे क्यों 1 किलो खजूरों के लिए तड़पना पड़ता है? मैं लींबू जो है वो नहीं ले सकता, गरीब आदमी, और इस मुल्क को लींबू की तरह निचोड़ दिया गया। कभी सोचा है यानी ये क्यों इकट्ठे नहीं होते इस बात पर कि नैब कमी कोताहियां दूर की जाएं, इस बात पर कि इनको वाइट कॉलर क्राइम स्पेशलिस्ट दिए जाएं, अच्छे वकील दिए जाएं। क्या 180 मेगा करप्शन स्कैंडल ये खत्म नहीं करना चाहते? क्या 25 एहतसाब अदालतों में 943 अरब के 1275 रेफरेंसेस पड़े हैं? किसी को कोई ख्याल है ये किसका पैसा है? सुनिएगा सर, और आखिरी बात, 5 एहतसाब अदालतें सवाल करने जा रहा हूं सर।
5 आखिरी सुन लीजिएगा, 5 एहतसाब अदालतें हैं लाहौर में, 500 केसेस हैं और दूसरे केस की बारी कहां आएगी 6 महीने बाद? ये क्या निजाम है, क्या करना चाहते हैं? और आपके सवाल से पहले मैं एक बताना चाहता हूं, आपने एक बच्चा देखा होगा जो कश्ती में गया था, शाम से निकले थे, वो समंदर के साहिल पे मरा पड़ा था, उल्टा पड़ा हुआ था, और उस पर यूरोपीय यूनियन के इतने जमीर जागे कि उन्होंने शामी पनाह गुज़ीरों के लिए अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। और हमारा रहीम यार खान में माँ चली गई, गुर्बत हुई, लॉकडाउन, बेरोजगारी, बाप ने एक दीवार के साथ खूंटी लटकाई, 4 साल बच्चे को फांसी दी और वो बच्चा लटक रहा था। किसी इस बेहिस मुआशरे, इस दरिंदे मुआशरे, इस रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज मुआशरे ने कोई बंदा बोला हो कि वो 4 साल का बच्चा जो लटक रहा था गुर्बत की वजह से, उसके कातिल ये 22 करोड़ हैं। ये कोरोना से बचने वाले, ये कोरोना जो है, ये 22 करोड़ के खिलाफ एक बंदा बोला था और उस बंदे ने कहा था कि 25 अप्रैल को मैं वो रिपोर्ट आपके सामने ले आऊंगा। अब मेरा सवाल सुनिएगा सर, बिल्कुल छोटा सा सीधा सा सवाल है, बट साहब लोग आपको इसलिए पसंद करते हैं, आप सीधी और खरी बात करते हैं। मैं आपको ये शेख रशीद का एक बयान सुनाता हूं और आपसे पूछूंगा ये कि क्या इमरान खान वाकई एहतसाब चाहते हैं? जरा सुनिए शेख साहब। ये शेख रशीद ने कहा था कि 25 को रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट नहीं आई। सर मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, क्या इमरान खान भी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं? क्या वो भी एहतसाब नहीं चाहते? नहीं, मैं अभी तक नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वाहिद बंदा है इमरान खान जो इस सिस्टम का अभी तक हिस्सा नहीं बना, लेकिन इमरान खान कुछ नहीं कर पाएगा। ये मेहरबान अदालतें, ये मेहरबान मुआशरा, ये माफिया, ये गॉड फादर, ये सिसलियन, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये ताजर, ये असम्बलियाँ, ये सब इदारे मिल चुके हैं। ये गठजोड़ है, हर कोई किसी को बचा रहा है। ये शेख रशीद सही कह रहे हैं। आपको बताया नहीं था कि धनिया चोर, 1000 का धनिया चोर बलोचिस्तान से किया, सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत हुई जाके। मुर्गी चोर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जमानत कैंसिल कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कैंसिल कर दी। एक सुने, यानी एक रानी नामी खातून 19 साल उसको वो कत्ल के खामद के कत्ल के मुकदमे में रही और आखिर पे चंद दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने उसे छोड़ा माजरत करके कि ये हमने गलत किया। और पता है उसने मांगा क्या है आगे से 19 साल की कैद के बाद कि मुझे क्या दे दो, और उसको मिला क्या है? वॉशिंग मशीन, सिलेंडर पे चूल्हा, 2 चारपाई, 3 सूट जनाना, 2 सूट मर्दाना, 2 अदद बिस्तर, 2 माह का राशन और 60,000 रुपए का चेक। ये है इस मुल्क में इस आदमी की औकात। क्या फरियाल तालपुर साहब खातून नहीं है? कितना जरदारी साहब को दुख होता था, नवाज शरीफ साहब को मरियम का कितना दुख होता था कि वो आती थी अदालत में। मुझे भी दुख होता है, मैं भी उनका एहतराम करता हूं, लेकिन क्या ये रानी किसकी? ये भेड़ है, बकरी है? 19 साल जेल में रही है। और यार हमारे धनिया चोर, हमारे मुर्गी चोर, और ये जहांगीर तरीन ने कुछ नहीं पकड़े जाना, ये खुसरो बख्तियार ने नहीं पकड़े जाना, ये रज़ाक दाऊद ने नहीं पकड़े जाना, ये नदीम बाबर ने नहीं पकड़े जाना। ये इन्होंने अरबों कमा लिए हैं। ये सिस्टम खरीद सकते हैं, ये राय तब्दील कर सकते हैं, ये तबाही फेर सकते हैं। इस मुआशरे में अली हैदर, इमरान खान अकेला कुछ नहीं कर सकता। और जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि ये इमरान खान इस सिस्टम का हिस्सा है, वो दिन मायूसी का दिन होगा। लेकिन अभी तक वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। नीचे से ऊपर तक चोरों ने, कार्टेल ने, माफियाज ने उसको घेरा हुआ है और वो अकेला है। सर ये और चोर अपने बुरा है, अच्छा है, अगर ये चोर है, ये यू टर्न है वाला है, नहीं है, पागल खान है, तालिबान खान है, सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है, बुरा है, अच्छा है, लेकिन अकेला है। नहीं, अगर अकेले थे सर तो फिर आप मुझे ये बताएं, कितने बड़े बड़े दावे, 100 दिन में करप्शन खत्म करने वाले दावे। ये जहांगीर तरीन सर, किसी ने जबरदस्ती तो इमरान खान के साथ नथी नहीं किया ना, किसी ने खुसरो बख्तियार को जबरदस्ती तो इमरान खान के साथ नथी नहीं किया, नदीम बाबर को, रज़ाक दाऊद को, ये अपने इर्द गिर्द अपनी किचन कैबिनेट इमरान खान साहब ने खुद चूज की है। सर आप अपने मुशीरों से पहचाने और जाने जाते हैं, तो अगर सब चोर हैं, मैं ये दावा नहीं कर रहा, लेकिन अगर हैं फर्ज करें, तो फिर कसूर किसका है सर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। लेकिन बात यह है कि सिंपल सी बात है कि आप वो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है जो आपने मशीर का कहा, वो भी उनका ही था, ये भी उनका ही था कि इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत मिलने के बाद इंसान बदलता नहीं, बेनकाब हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब 2 ऑप्शंस थे, एक था इक़्तिदार और एक था स्ट्रगल। एक 22 साल वाला इमरान खान था जो हमें बताता था, एक दूसरा इमरान खान था। अब इस वक्त इमरान खान इक़्तिदार में है, इमरान खान पूरी कोशिश कर रहा है। इमरान खान की जिस तरफ भी जाएगा
यानी आप अंदाज़ा करें इस मुल्क में, इस खूबसूरत मुल्क का अंदाज़ा करें कि ये सब मुत्तफिक हैं, सब मुत्तफिक हैं। कल का बैड बॉय वाजिद ज़िया आज बहुत अच्छा बैड बॉय, कल का अच्छा अपना बनाया हुआ नायब आज बुरा है। आप इस जमहूरियत के हुस्न की खूबसूरती देखें कि जब 18वीं तरमीम आ रही थी तो बाबर अवान और चौधरी शुजात ला रहे थे, और जब अभी वो मुखालफत है दूसरी तरफ है तो बाबर अवान चौधरी शुजात हैं, और जब उधर वर्दी वाला सदर बनवाना था तो दानियाल अजीज ज़ाहिद अहमद है, और जब नाइल कोयल नवाशी बनाना था दानियाल अजीज ज़ाहिद अहमद है, और उनके बस में ये सब कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साहब, आपके वक्त का एक सैरासल गुफ्तगू आपसे हुई। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। पाकिस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, पारसी समेत दीगर अक़लियतें भी हिंदू इंतहा पसंदी के हाथों तासुब और नफरत की आग में जल रहे हैं, और इस इंतहा पसंदी और तासुब के असरात भी सामने आ रहे हैं। मोदी सरकार को आलमी रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। व्हाइट हाउस ने भारतीय सदर और वजीर आजम को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया। यही नहीं बल्कि व्हाइट हाउस ने भारतीय सफारत खाने को भी ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया, और ये अमेरिकी व्हाइट हाउस का अहम इकदाम है नाज़रीन। ये छोटी बात नहीं है। अमेरिकी कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें आलमी इदारे ने भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दिया था, अमेरिकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया था कि 2019 में भारत में अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ। बाबरी मस्जिद से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी तनकीद की गई। अमेरिकी कमीशन ने मक़बूज़ा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने पर भी तनकीद की थी। अब व्हाइट हाउस की जानिब से मोदी हुकूमत को अनफॉलो करने के इकदाम के बाद भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने वजारत खारजा से दरख्वास्त की है कि इस मामले का नोटिस ले। दूसरी जानिब अमेरिकी कमीशन की इस रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान वजीर खारजा महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत का रवैया न सिर्फ मुसलमानों के साथ खतरनाक है बल्कि वहां पर मौजूद तमाम अक़लियतें भी गैर महफूज हैं। जानिब आलमी इदारे भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं तो दूसरी जानिब भारतीय इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अपनी ढिठाई पर कायम है, क्योंकि अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने घिनाने मंसूबे पर अमल कर रहा है। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर में 3 लाख गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल जारी कर दिए, जिनमें से एक भी मुसलमान नहीं। कश्मीरी मीडिया सर्विस का कहना है कि भारतीय मकबूजा वादी की डेमोग्राफी तब्दील करने के एजेंडे पर काम कर रहा है और वादी को एक और फलस्तीन बना रहा है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे से लेकर मुतनाज़े शहरियत एक्ट तक भारतीय मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों तासुब और नफरत की आग में जल रहे हैं, और इस मुतसाबाना रवैये में कोरोना वायरस की वबा जलती पर तेल का काम कर रही है, और भारत में यह फजा बना दी गई कि कोरोना सिर्फ मुसलमानों की वजह से फैला है। मुख्तलिफ चैनल्स ऐसा माहौल बना रहे हैं कि भारत में कोरोना फैलाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, बल्कि सोशल मीडिया पर मुसलमान मुखालिफ पोस्ट लगाकर मजीद आग लगाई जा रही है, और भारतीय हुकूमती अरकान भी इस आग को भड़काने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। भारतीय MLA आवाम को कह रहे हैं कि मुसलमान सब्जी फरोशों से सब्जी ना खरीदें। सुरेश तिवारी ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई रहनुमा पहले भी तबलीगी जमात को ही कोरोना के फैलाव का सबब समझते हैं और इन्हें सख्त सजा देने का मुतालबा कर। साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होना चाहता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।